मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन हिंदी के वीडियो लेक्चर। इस सब्जेक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने पॉइजन रेशियो और लीनियर एंड लैटरल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बिहेवियर ऑफ मटेरियल या बिहेवियर ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेटल में टेंशन लोड एक्ट करता है, कंप्रेशन लोड एक्ट करता है, शियर लोड, बेंडिंग लोड, इस तरीके से लोड एक्ट करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब किसी भी मटेरियल में टेंशन लोड अप्लाई हो रहा हो, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, और एक ही लाइन ऑफ एक्शन में जब दो पुल फोर्स एक्ट कर रहा हो, टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो मेटल में किस तरीके से बिहेवियर होता है, किस तरीके से मेटल उस टेंशन फोर्स में बिहेव करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी मटेरियल है हम लोग बेसिकली मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स में जब टेंशन फोर्स एक्ट करता है तो मेटल किस तरीके से बिहेव करता है। मेटल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो तरीके से मेटल हो सकता है। एक ब्रिटल मटेरियल हो सकता है और दूसरा हो सकता है डक्टाइल मटेरियल। तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? जब हम किसी मटेरियल में टेंशन फोर्स लगाते हैं तो टेंशन फोर्स लगाने से उसमें किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, उसके इलॉन्गेशन होता है, और इलॉन्गेशन होता है तो टेंशन फोर्स लगाने से उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। तो ऐसे टेंशन फोर्स लगा के उस मटेरियल को हम एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो गुण प्रॉपर्टी होता है उसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, और जिसमें डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है उस मेटल को हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, वैसे ही जब हम फोर्स लगाते हैं तो मेटल या मटेरियल बिना डिफॉर्मेशन के क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, है ना। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस, और जिसमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है उसको हम ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल मेटल कहते हैं। जैसे डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल ले, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, इस तरीके के मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। और ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल देखें तो जैसे वुड हो गया, है ना, ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी किसी भी डक्टाइल या ब्रिटल मटेरियल में जब टेंशन फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल किस तरीके से उसमें डिफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है ना, और किस तरीके से उसमें फ्रैक्चर या रप्चर हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का टेंशन बिहेवियर जानने के लिए उसमें टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, और टेंशन फोर्स लगा के ही हम बिहेवियर चेक कर सकते हैं। तो जो भी मेटल का बिहेवियर हमें जानना है उसमें टेंशन फोर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, यूटीएम मशीन का यूज़ करके। तो कोई भी मेटल का हमें बिहेवियर चेक करना है तो उसको हम यूटीएम मशीन में टेस्ट करेंगे, और ये टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है इसलिए इसमें हम टेंशन टेस्ट करेंगे। क्लियर है? तो यूटीएम मशीन में हम टेंशन टेस्ट करके ही उसके बिहेवियर को जान सकते हैं, और उसके बिहेवियर को जानने के लिए हम एक ग्राफ का यूज़ करते हैं। वो ग्राफ कहलाता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। क्लियर है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की सहायता से ही हम मेटल, डक्टाइल मटेरियल या ब्रिटल मटेरियल का बिहेवियर जान सकते हैं, पूरा उसका स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, और ये ग्राफ यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करने के बाद हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डक्टाइल मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है जब उसमें टेंशन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक स्पेसिमेन है ना, डंबल के आकार का, और जो कि डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है। डक्टाइल मटेरियल में हम माइल्ड स्टील का पढ़ेंगे। तो मान लो ये माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है। ठीक है, माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन, ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे, इसका डायमीटर ज़्यादा है, और ये वाला पोर्शन मशीन के जॉब में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आपको दिखाई दे रही है, इस लंबाई का ही टेंशन टेस्ट होता है। तो ये जो लंबाई हम देख रहे हैं ये कहलाता है गेज लेंथ। तो स्पेसिमेन की जो लंबाई है जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं ये गेज लेंथ के बराबर है।
जो हमें पता रहता है, और इसका डायमीटर d है जो कि हमें पता रहेगा। ये क्या है, इनिशियल डायमीटर है। जब इसको हम यूटीएम मशीन में फिट करके हाइड्रोलिक प्रेशर से टेंशन फोर्स अप्लाई करेंगे, मान लो टेंशन फोर्स भी हमने अप्लाई किया, और इस टेंशन फोर्स को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, मशीन की सहायता से इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोड एक्ट करता है वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड रहता है, ग्रेजुअली टेंशन लोड एक्ट करता है। जब लोड एक्ट करेंगे तो लोड कितना एक्ट कर रहा है ये यूटीएम मशीन से हमें पता चल जाता है। धीरे धीरे लोड का वैल्यू बढ़ते जाता है, और कब तक लोड लगाना है, उसको ब्रेक करने तक, टूटने तक आपको लोड लगाना है। ठीक है, तो इसमें टेंशन फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे इसमें इलांगेशन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो लोड के किस वैल्यू में किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है ना, किस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सक रहा है, ये पूरा बिहेवियर हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की सहायता से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये ग्राफ हमें मिलता है। इस ग्राफ को हम यूटीएम मशीन से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक डिवाइस स्ट्रेनोग्राफर या एक्सटेंसोमीटर लगा रहता है, जिसमें ये ग्राफ हमें ग्राफ पेपर पे मिल जाता है। तो ये ग्राफ किसके बीच है, स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस और स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू हमें पता रहता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए। पी अलग लोड वेरी कर रहा है, और ये ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पे ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले रहे हैं, ये इनिशियल डायमीटर को लेके कैलकुलेट किया गया क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, लेकिन जब हम लोड लगाएंगे तो इसका डायमीटर कम होगा और लंबाई बढ़ेगी। तो लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ करेंगे। ओरिजिनल लेंथ जो कि गेज लेंथ है, ये हमें पता है डेल एल। कितना लंबाई में परिवर्तन आ रहा है, इलांगेशन हो रहा है, ये यूटीएम मशीन में लगे स्केल की सहायता से हमें मिल जाता है। तो स्ट्रेन की वैल्यू भी मिल जाता है। जितना ज़्यादा लोड हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन हमें मिलता है, इसलिए ग्राफ इस तरफ ये ड्रॉ होगा। और स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ होगा। क्लियर है? तो देखते हैं कि किस तरीके से उसमें लोड एक्ट करता है और किस तरीके से वो मटेरियल बिहेव करता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनिशियल हमने फिट कर दिया, तो ये लोड 0 से हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो O से A आप देखेंगे कि ये लाइन, ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन होगा। मतलब जितना ज़्यादा लोड बढ़ाते जाएंगे उतना उसके अनुपात में उसमें लंबाई में परिवर्तन आएगा, इलांगेशन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ये शो करता है कि जो स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि 100 न्यूटन पर मीटर का स्ट्रेन है, मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस है, तो उसमें 1 mm इलांगेशन हुआ। 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस आ गया तो 2 mm इलांगेशन हुआ। ठीक है, 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेस पैदा हुआ तो उसमें 3 mm इलांगेशन हुआ। तो एक कांस्टेंट रेशियो से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू। इसलिए ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है O से A। इस लाइन में क्या होता है, कुछ लोड वैल्यू एक एक पर हमें पता चलेगा कितना लोड हम एक्ट कर रहा है, जिस पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। तो ये हर किसी तरीके के मटेरियल को आप टेस्ट करें तो उसमें इस तरीके से होता है। अब आगे लोड को वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं। यूटीएम मशीन में अधिक लोड लगा रहे हैं और लोड लगा रहे हैं पॉइंट बी तक। ये पॉइंट बी तक हमने लोड लगा दिया। तो पॉइंट बी तक लोड लगाने में क्या होता है, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। देखिए अधिक स्ट्रेन होने लगता है स्ट्रेस के कंपैरिजन में, तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये कि बी तक लोड लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, इलांगेशन होगा। जैसे ही लोड को रिमूव कर देंगे तो ये ओरिजिनल शेप और साइज़ में वापस आ जाएगा मटेरियल जो है। ठीक है, तो ये बी तक होता है। तो ये बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक माइल्ड स्टील में हम लोड लगाते हैं तो वो माइल्ड स्टील या मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा जब हम लोड को रिमूव करेंगे। तो ये हर किसी मटेरियल
को आप टेस्ट करें, किसी भी मटेरियल को टेस्ट करें, उसमें इलास्टिक का प्रॉपर्टी होता ही है। किसी में कम इलास्टिक का प्रॉपर्टी होता है, किसी मटेरियल में ज़्यादा इलास्टिक का प्रॉपर्टी होता है, तो कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी होता है। ये पॉइंट बी शो कर रहा है। अब बी से ज़्यादा हमने लोड फिर रिमूव कर दिया, लोड को फिर से हमने इंक्रीज़ किया, तो बी के बाद क्या होता है, मेटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब बी से ज़्यादा लोड लगाएंगे और उसमें डिफॉर्मेशन होगा और उस लोड को रिमूव कर देंगे तो फिर से ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है बी के बाद। क्लियर है? बी तक कोई इलास्टिक जोन में रहता है। तो पॉइंट सी तक लोड लगाने में क्या होता है, पॉइंट सी में जैसे ही आता है लोड की वैल्यू, वो मटेरियल जो है क्या होता है, यील्ड होना स्टार्ट हो जाता है। यील्ड होना स्टार्ट होता है मतलब उसका डायमीटर तेज़ी से कम होता है और उसमें तेज़ी से इलॉन्गेशन होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। तो ये यील्ड हो जाता है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। ये पॉइंट सी पे होता है। क्लियर है? इसलिए इस पॉइंट सी को हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट मतलब पॉइंट सी पे ये मटेरियल जो है यील्ड होना स्टार्ट होता है। यील्ड का मतलब उसमें तेज़ी से इलॉन्गेशन होता है और तेज़ी से उसके डायमीटर में कमी आती है। क्लियर है? अब ये जब एक बार यील्ड होना स्टार्ट हो गया तो उसको कंटिन्यू यील्ड करने के लिए, उसको इलॉन्ग करने के लिए हमको अधिक फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रहता है। कभी कभी ये फोर्स कम भी हो जाता है, इसलिए ये ग्राफ जो है क्या जा रहा है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रहा है और स्ट्रेन तो बढ़ ही रहा है। तो स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन लोड का वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि एक बार जब यील्ड स्टार्ट हो गया तो उस यील्ड को कंटिन्यू करने के लिए हमें अधिक लोड लगाना नहीं पड़ता, बल्कि ये लोड का मान कम भी हो सकता है। इसलिए ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये पॉइंट डी पे आया, तो ये पॉइंट डी पे क्या होता है, लोड की वैल्यू कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाती है और कांस्टेंट लोड पे ही उसमें बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन या स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये पॉइंट डी पे, और इस पॉइंट डी को हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, कुछ समय के लिए लोड की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये कि जब हम खींच रहे हैं और यील्डिंग हो रहा है तो कांस्टेंट लोड पे भी उसमें बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन होना शुरू होता है या होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट डी पे ऐसा होता है, इसको हम लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब डी के बाद आप देखेंगे कि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरीके से ऊपर की तरफ ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। इसका मतलब ये कि स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है, लोड की वैल्यू बढ़ रही है। भाई जब लोड कम हो गया है तो ऐसा क्या हुआ कि लोड की वैल्यू हमें और अधिक देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यील्ड होना स्टार्ट हो गया, यील्ड हुआ, तो आप देखिए मेटल को आप खींचेंगे, यील्ड होगा, इलॉन्गेशन होगा, तो ये मेटल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद पॉइंट डी में क्या होता है, वो कांस्टेंट लोड है, मतलब लोड बढ़ नहीं रहा है, तो मेटल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो गर्म से ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, मेटल हार्ड हो जाएगा, पहले की अपेक्षा अधिक हार्ड हो जाएगा, और उसको पहले तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए पहले की अपेक्षा और अधिक लोड उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए मेटल पहले की अपेक्षा और अधिक हार्ड हो जाता है और उसको ब्रेक करने के लिए उसको अधिक लोड लगाना पड़ेगा। इसलिए लोड की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रहा है। अब ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ इसमें स्ट्रेन भी हो रहा है, इलॉन्गेशन भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ग्राफ जो है क्या होता है, पैराबोला कर्व के फॉर्म में ड्रा होता है। क्लियर है? अब ये धीरे धीरे स्ट्रेन हो रहा है, लोड की वैल्यू भी बढ़ रहा है पैराबोलिकली। ठीक है, अब ये पॉइंट डी पे आता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है, मैक्सिमम लोड का वैल्यू वहाँ पे होता है जिस पे वो मटेरियल क्या होता है, यील्ड होना स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब कोई माइल्ड स्टील या कोई भी मटेरियल कितना मैक्सिमम लोड बियर कर रहा है टूटने तक या टूटने के पहले, है ना, ये पॉइंट ई पे हमें पता चलेगा। क्लियर है? पहले की अपेक्षा हार्ड हो गया तो अधिक लोड लगा, कितना लोड लगा, ये पॉइंट ई पे हमें पता चल जाता है। तो पॉइंट ई पे मैक्सिमम लोड हमें मिलता है कि वो मेटल या माइल्ड स्टील कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है। अब इस पॉइंट ई पे मैक्सिमम लोड जो वैल्यू शो कर रहा है कुछ समय के लिए रुक जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और फिर उसमें तेज़ी से इलॉन्गेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके डायमीटर में कमी आती है, और फाइनली वो कंटिन्यू डिफॉर्म होता है, इलॉन्गेशन होता है, और पॉइंट एफ पे आके क्या हो जाता है,
ब्रेक हो जाता है, दो अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये पॉइंट इज जिस पे मैक्सिमम लोड बियर कर रहा है माइल्ड स्टील, उस पॉइंट को हम कहते हैं अल्टीमेट पॉइंट, उच्चतम बिंदु। और इसके बाद ये धीरे धीरे इस इलॉन्गेशन तेज़ी से होता है और उसमें डायमीटर में तेज़ी से कमी आती है और फाइनली पॉइंट एफ पे आके ब्रेक हो जाता है। ये ब्रेकिंग पॉइंट है ना, एफ इज़ ब्रेकिंग पॉइंट। क्लियर है? तो इस तरीके से डक्टाइल मटेरियल में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, उस पर प्रॉपर्टीज़ होती है जब हम उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ जो कि माइल्ड स्टील का है, डक्टाइल मटेरियल का है, आपको समझ में आया होगा। जब हम डक्टाइल मटेरियल में टेंशन फोर्स लगाते हैं तो उसमें किस तरीके से बिहेवियर होता है, उसमें प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, उसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, उसमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, उसमें एल्डिंग प्रॉपर्टी भी होता है, उसमें अल्टीमेट पॉइंट भी होता है। तो ये लोड के अलग अलग वैल्यू पे होता है। कम लोड लगाया तो कम लोड पे क्या प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। अधिक लोड हमने बढ़ाते गए तो मैक्सिमम लोड क्या है, ये उसके मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे दो स्ट्रेंथ हमें मिलता है, एक मैक्सिमम लोड ई, ये ई शो कर रहा है कि मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकता है ब्रेक होने से पहले या ब्रेक होने तक। तो ये अल्टीमेट पॉइंट पे हमें मिल जाता है, ये स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ को शो करता है। और ईल्ड हो गया तो ईल्ड होने तक कितना मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है, ये पॉइंट सी पे हमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से हमें मिलता है। आई होप कि ये बिहेवियर जो कि डक्टाइल मटेरियल का है जब उसमें टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू वेरी कर रहा है जो कि हमें यूटीएम मशीन से मिल जाता है। डेल एल ये वैल्यू भी हमें मिल जाता है, एल तो पता है ही। अब यहाँ पे एरिया को आप ध्यान देंगे, एरिया कौन सा एरिया लिया, जो स्पेसिमेन का इनिशियल डायमीटर है डी, ये डायमीटर हमें पता रहता है, लेकिन जब हम इसको टेंशन फोर्स लगा रहे हैं तो इसका डायमीटर कम होगा और हर एक लोड वैल्यू पे डायमीटर को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। हर एक लोड वैल्यू पे डायमीटर को मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो एरिया यहाँ पे हमने लिया हुआ है वो इनिशियल एरिया ही है ना। स्पेसिमेन का जो इनिशियल एरिया है उसी एरिया को लेके हमने ये स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो जब इनिशियल एरिया को लेके हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करें अलग अलग लोड वैल्यू पे, तो ये जो स्ट्रेस है वो कहलाता है नॉमिनल स्ट्रेस। ये कौन सा स्ट्रेस कहलाता है, नॉमिनल स्ट्रेस। तो ये ग्राफ नॉमिनल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेन या ट्रू स्ट्रेन के बीच में है। लेकिन एक्चुअल में जो ग्राफ ड्रॉ होता है मशीन में वो क्या होता है, जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज कर रहे हो डायमीटर कम होगा, यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे और कम, यहाँ पे डायमीटर कम होते जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे एक्चुअल डायमीटर को लेके जब एरिया को हम यहाँ पे पुटअप करें, है ना, जैसे जैसे इलांगेशन होगा डायमीटर कम होगा और अलग अलग पॉइंट पे लोड वैल्यू पे अलग अलग एरिया होगा, एरिया कम होते जाएगा। एरिया कम होगा मतलब ये स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ये भी अधिक होगा, है ना। एरिया कम होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू नॉमिनल स्ट्रेस से क्या होगा, अधिक होगा। तो जो एक्चुअल एरिया को लेके हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे वो कहलाएगा ट्रू स्ट्रेस। क्लियर है? और इसके लिए ग्राफ थोड़ा अलग से ड्रा होता है। जब हम एक्चुअल एरिया को लेके कैलकुलेट करें तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से ड्रा होता है, ये इस तरीके से ये ग्राफ जो है हमें मिलता है यूटीएम मशीन में, जो कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है। और ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ ये नॉमिनल स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है। आई होप कि ये ट्रू स्ट्रेस के लिए ग्राफ और ट्रू नॉमिनल स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये आपको समझ में आएगा। लेकिन जनरली आप बिहेवियर को समझा रहे हैं तो ये जो सिंपल ग्राफ मैंने बताया इसको लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से डक्टाइल मटेरियल में बिहेवियर होता है। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये माइल्ड स्टील के लिए है,
सभी डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इस तरीके से होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग डक्टाइल मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम के लिए अलग ग्राफ, कॉपर के लिए अलग ग्राफ, लेकिन सभी डक्टाइल मटेरियल में इस तरीके से सभी प्रॉपर्टी होते ही हैं। तो डक्टाइल मटेरियल का कोई भी डक्टाइल मटेरियल आप ले लीजिए, उस किस तरीके से बिहेवियर होता है ये आपको इस डायग्राम से पता चल जाएगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है, जो ग्राफ है, कुछ अलग तरीके से ड्रॉ होगा अलग डक्टाइल मटेरियल के लिए। क्लियर है? ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। आई होप कि जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें जब टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में करेंगे कि जब जो मटेरियल हम ले रहे हैं वो क्या हो, ब्रिटल मटेरियल हो। ब्रिटल मटेरियल का मतलब जैसे कास्ट आयरन है, ग्लास है या लकड़ी है, इस तरीके के मटेरियल क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, जिसमें हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा या बिना किसी डिफॉर्मेशन को क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें आप देखेंगे कि जो बिहेवियर है मेटल का या मटेरियल का, जब उसमें हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, इसको समझने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का यूज़ करते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमें मिलता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ होता है। ठीक है? तो जिस भी मटेरियल का हम बिहेवियर जानना चाहते हैं उसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेंशन टेस्ट करते हैं। तो टेंशन टेस्ट करने के लिए उस मटेरियल का एक स्पेसिमेन हम लोग वहाँ पे रख कर टेस्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी मटेरियल था उसमें इस तरीके से स्पेसिमेन हमने लिया हुआ था। ठीक है? ये जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ था ऐसा। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये मशीन में ग्रिप हो जाता है, इसमें टेंशन फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें इलॉन्गेशन होता है और फाइनली ये ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक किस तरीके से होता है, ब्रेक होता है तो ये एकदम से ब्रेक नहीं होता है डायरेक्ट, पहले इसमें यील्डिंग होगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर फाइनली इलॉन्गेशन के बाद इसमें क्या होगा, ये डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा और अधिक इलॉन्गेशन होगा और फाइनली ये जो मेटल है इस तरीके से नेक फॉर्म करते हुए उसमें ब्रेकिंग होगा। तो जो ब्रेक होता है या जो रप्चर होता है माइल्ड स्टील में, वो नेक फॉर्मेशन होता है। ठीक है? नेक फॉर्म होके या नेक फॉर्मेशन के थ्रू ही ये क्या होता है, फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे रप्चर होता है। ठीक है? अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी ब्रिटल मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप लकड़ी लीजिए, तो लकड़ी का आप क्या करिए, एक सैंपल ले लीजिए और इसको यूटीएम मशीन में आप रखिए। यूटीएम मशीन में रख के इसमें क्या करना है, आपको कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करना है। मान लो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स P हमने अप्लाई किया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की सहायता से, तो ये जो लेंथ है इसका L, ये क्या होगा, कम होगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, मान लो D है, तो ये क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन आएगा डायमीटर में, डायमीटर बढ़ेगा तो इसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो ये कंप्रेशन के बिहेव को शो करेगा। लेकिन हम कंप्रेसिव बिहेवियर को यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, टेंशन फोर्स को स्टडी करेंगे। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस ये जो ब्रिटल मटेरियल है इसमें हम टेंशन फोर्स लगाएंगे। ठीक है? तो टेंशन फोर्स लगाने से क्या होगा, ये लंबाई में इलॉन्गेशन होगा और डायमीटर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ये डायमीटर कम होगा और फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये मटेरियल में बहुत ज़्यादा इलॉन्गेशन नहीं आएगा क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, या बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, या एल्डिंग नहीं होगा, और बिना एल्डिंग बिना डिफॉर्मेशन के ही ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये होता है ब्रिटल मटेरियल का जब हम टेंशन टेस्ट करते हैं। तो टेंशन टेस्ट करने से यूटीएम मशीन में जो स्टेनोग्राफर है वहाँ पे हमें इस तरीके से ग्राफ मिलता है जो कि ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है। ठीक है? देखिए यहाँ ओ से हमने स्टार्ट किया लोड अप्लाई करना, धीरे धीरे हमने टेंशन लोड इंक्रीज किया ब्रिटल मटेरियल में। तो ओ से ए क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है? इसका मतलब यह है कि जितना लोड लगाएंगे उसके रेशियो में उसमें इलॉन्गेशन होगा।
ये कुछ लोड की वैल्यू तक होता है, हमेशा नहीं होता, कुछ लोड का वैल्यू होगा जहाँ तक ऐसा होगा तो ये ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट है ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, अब ए के बाद और हम लोड वेरी करते हैं तो बी पॉइंट तक लोड लगाए तो बी पॉइंट क्या है, इलास्टिक लिमिट है या इलास्टिक पॉइंट है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटल मटेरियल में भी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है। हालांकि इसमें जरूरी नहीं कि जितना डक्टाइल मटेरियल में उतना इलास्टिक हो, हर एक मटेरियल में इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होता है, कुछ मटेरियल में कम इलास्टिसिटी होता है, कुछ में अधिक। तो ये ए बी पॉइंट जो है एकदम पास यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ इलास्टिसिटी होता ही है। तो पॉइंट बी में क्या होता है, यहाँ तक लोड लगाएं तो उसमें इलॉन्गेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और जैसे ही लोड को हम रिमूव करेंगे वो ओरिजिनल शेप में अपने वापस आ जाता है। तो ये पॉइंट बी तक यहाँ होता है, जो कि क्या है, इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है। क्लियर है। अब बी के बाद हमने लोड को और वेरी किया तो इसमें जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें यील्डिंग नहीं होता है, डायरेक्ट वो मैक्सिमम जो कैपेसिटी रहता है उतना लोड पे वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है, जो कि पॉइंट सी पे होता है। तो यहाँ पॉइंट सी क्या शो कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट को। ये पॉइंट सी क्या शो कर रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट। और कितना मैक्सिमम लोड बियर किया, ये पॉइंट सी पे ही मिलेगा, मतलब पॉइंट सी ही क्या है, यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट है। मतलब अल्टीमेट पॉइंट में ही आके वो क्या हो जाता है, ब्रिटल मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें अल्टीमेट पॉइंट मिलता है कि कितना मैक्सिमम लोड, टेंशन लोड वो ब्रिटल मटेरियल बियर कर पा रहा है। इसमें अलग से यील्डिंग फिनोमिना नहीं होता है, नहीं इसमें अपर यील्ड पॉइंट होता है, नहीं लोअर यील्ड पॉइंट। ब्रिटल मटेरियल बिना किसी डिफॉर्मेशन के, बिना किसी इलॉन्गेशन के, बिना किसी डिफॉर्मेशन के क्या हो जाता है, डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है। और जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है वो मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी को शो करता है कि कितना मैक्सिमम टेंशन फोर्स वो ब्रिटल मटेरियल बियर कर पा रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से जब हम ब्रिटल मटेरियल में या लकड़ी, कास्ट आयरन में जब टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर किस तरीके से होता है, ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की सहायता से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल जब उसमें टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा हो। क्लियर है। आई होप कि ये ब्रिटल मटेरियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे उसका बिहेवियर होता है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।